अफसर ट्रांसफर विवाद में ममता बनर्जी का नया दांव। मुख्य सचिव को रिटायर कर प्रमुख सलाहकार बनाया गया। केंद्र ने आलापोन को दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहा था। केंद्र और बंगाल सरकार के बीच चल रही टकराव में सोमवार को नया मोड़ आ गया। बंगाल के मुख्य सचिव आलापोन बंदोपाध्याय को आज केंद्र के आदेश पर दिल्ली में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे तो गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी किया। इसके बाद ममता ने मुख्य सचिव आलापोन को प्रमुख सलाहकार बना लिया। आलापोन बंदोपाध्याय को हाल ही में ममता ने रिटायरमेंट का एक्सटेंशन दिया था, लेकिन अब विवाद हुआ तो एक्सटेंशन ना देकर मुख्य सलाहकार बना लिया। ममता के इस फैसले से केंद्र अब आलापोन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए ममता के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि बंगाल के मुख्य सचिव को लेकर ये पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ, कैसे यास तूफान की बैठक को लेकर तूफानी सियासत शुरू हो गई। ममता बनर्जी के साथ सफेद कमीज में दिख रहे ये पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय हैं, जिन पर आज केंद्र बनाम ममता सरकार की लड़ाई चल रही है। दरअसल यास तूफान के बाद पश्चिम बंगाल में जो नुकसान हुआ, उस पर पीएम मोदी ने बंगाल में एक बैठक की थी। आरोप है इस बैठक में ममता बनर्जी जानबूझकर लेट पहुंची। यही नहीं, मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय भी देरी से जुड़े। काफी देर तक पीएम मोदी को इंतजार करना पड़ा। इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद केंद्र ने मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली में रिपोर्ट करने को कहा था, लेकिन ममता तैयार नहीं हैं। हालांकि केंद्र और ममता की यह लड़ाई नियमों में फंस गई है। ऐसे ही नियमों का हवाला देकर ममता सरकार मुख्य सचिव को रिलीव करने से इनकार कर रही है। पंजाब में कांग्रेस की कैप्टन सरकार में जारी विवाद को रोकने के लिए पार्टी हाईकमांड ने लगाई पूरी ताकत। सोनिया गांधी की बनाई कमेटी एक्शन में, तो वहीं पर्दे के पीछे राहुल गांधी भी सक्रिय। पंजाब में पार्टी के अंदर मची कलह को संभालने के लिए सोनिया गांधी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, जिसने काम शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल जैसे नेताओं की कमेटी ने आज दिल्ली में पंजाब के 25 विधायकों से अलग अलग मुलाकात की और विधायकों की नाराजगी सुनी। ये चर्चा अगले 3 दिनों तक चलेगी। मंगलवार को सिद्धू कमेटी के सामने पेश होंगे। उसके बाद कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मिलेंगे। इस विवाद को लेकर राहुल गांधी भी पर्दे के पीछे सक्रिय हैं। राहुल ने दर्जन भर विधायकों से फोन पर बात की है। मेन मुद्दा है भी पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, ताकि आने वाला चुनाव जो है, पिछली दफा पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें सौंपी थी, 2/3 बहुमत दे के 80 सीटें आज हमारे पास में है, तो उन्हीं बातों को किस तरह कंसोलिडेट किया जाए, किस तरह अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनको खत्म किया जाए। पंजाब में कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। कई मुद्दों में सबसे अहम है गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में कार्रवाई की मांग। राज्य में 8 महीने बाद चुनाव होने हैं। देश में टीकाकरण की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे कई तीखे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर देश में वैक्सीन की कीमत एक क्यों नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई की और केंद्र सरकार से कई अहम सवाल करते हुए बड़ी टिप्पणियां की। राज्यों को वैक्सीन के दाम ज्यादा क्यों देने पड़ रहे हैं? देश भर में वैक्सीन के दाम एक जैसे रखे जाने की जरूरत है। अब वैक्सीन की सिंगल पॉइंट खरीद नहीं हो रही। राज्यों को सीधे डील करने को कहा जा रहा है। सब राज्यों की आर्थिक हालात एक जैसी नहीं है। जिन ग्रामीण इलाकों में लोग डिजिटल प्रणाली से वाकिफ नहीं हैं, उनके वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें केंद्र की टीकाकरण नीति पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी में कई कमियां दिख रही हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को केंद्र सरकार से कोविड मैनेजमेंट को लेकर 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स बनाने का आदेश भी दिया था। राजस्थान सरकार वैक्सीनेशन को लेकर दावा करती है कि राजस्थान पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिहाज से अव्वल है, लेकिन इसी राजस्थान के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी भी देखने को मिली है। अगर बात की जाए नियमों की, तो 10% तक वैक्सीन को बर्बाद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन राजस्थान के कई जिले, जिनमें चूरू, हनुमानगढ़, कोटा, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा बर्बादी देखी गई। चूरू में तो काफ़ी संख्या में वैक्सीन बर्बाद हुई।
और इन बर्बाद हुई वैक्सीन को फेंक दिया जाता है। यानी कि जो अमृत कहा जा सकता है आज के इस कोरोना महामारी के दौर में, उनकी वेस्टेज भी देखने को मिलती है। कई जगह पर वैक्सीन की ऐसी वायल थी जिनमें कई डोजेस बाकी थी, उन्हें भी फेंक दिया गया। अलग अलग CMHO इस बात को लेकर के अपनी ओर से सफाई देते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि राजस्थान के कई जिलों में वैक्सीन की बर्बादी देखने को मिल रही है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 24 घंटे में 4 बच्चों की मौत से मचा हड़कंप। इनमें एक बच्चा 2.5 साल का था जिसे कोरोना हुआ था। बिहार में ये वही दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है जहां कोरोना से 4 बच्चों की मौत का दावा किया गया है। इसमें एक बच्चा 2.5 साल का था और बाकी बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच की थी। हालांकि आरोप ये है कि अस्पताल प्रशासन बच्चों की मौत कोरोना से होने की बात नहीं मान रहा है। अस्पताल का कहना है कि बच्चों को गंभीर हालात में लाया गया, इसलिए जान नहीं बचाई जा सकी। तीनों बच्चों का पाँव फूलना शुरू हुआ, अपने घर पे पाँव फूलना शुरू हुआ। फिर पाँव फूलने के बाद इन लोगों की परेशानी थोड़ी सी बढ़ी और भर्ती करने से पहले इन लोगों का कोविड एंटीजन टेस्ट किया। टेस्ट में तमाम लोग नेगेटिव हुए। रिपोर्ट्स इन्होंने नहीं दिया, किट्स पर केवल दिखा दिया कि आप नेगेटिव हो। घर आने के बाद इसका इलाज करने के बाद इन लोगों ने कहा कि कोविड है कह करके तमाम लोगों को छुट्टी कर दी। उनमें खून की काफ़ी कमी थी, सीवियर एनीमिया जिसको कहते हैं, पूरा देह फुला हुआ था जिसको जनरलाइज्ड एनासार्का कहते हैं, और सेप्टिसीमिया था, हाई फीवर विथ सेप्टिसीमिया, ब्लड में इन्फेक्शन था। एक पेशेंट के लिए तो ब्लड तक मंगाया गया, लेकिन इतना सीरियस था जो हम लोग लाख प्रयास के बावजूद भी नहीं बचा पाए। दरभंगा अस्पताल में बच्चों की मौत की असली वजह जांच से ही साफ हो गई, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण निमोनिया जैसे ही होते हैं और ऐसे में अगर बच्चों को जरा से भी सर्दी खांसी हो तो लापरवाही ना बरते। यूपी के इटावा में प्रशासन का आदेश, शराब की दुकानों में सिर्फ शराब उनको मिलेगी जिन्होंने लगवा ली है वैक्सीन। शराब के ठेकों पर लगे इन पोस्टरों पर लिखा है वैक्सीनेशन कराने वालों को ही मदिरा की बिक्री की जाएगी, और ऐसा यूपी के इटावा में हो रहा है। यहाँ प्रशासन ने कह दिया है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने का कार्ड दिखाएंगे उन्हें ही शराब की बिक्री की जाएगी। ऐसा कोई आदेश नहीं है। SDM साहब द्वारा स्व प्रेरणा से लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया होगा। विभाग की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि जो शराब उसी को दी जाएगी जो वैक्सीनेशन करा लेगा। अच्छा है कि प्रेरित करें लोगों को, ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा तो कोविड बीमारी से हम लोग बचाव होगा। ये तो अच्छी बात है, अन्य लोग भी चाहें तो प्रेरित हो सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। यूपी के कुछ जिलों में छूट के साथ शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। अब वैक्सीन का लक्ष्य पाने के लिए इटावा प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। ट्विटर को एक बार फिर से दिया केंद्र ने दो टूक संदेश। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के कानून ट्विटर को मानने ही होंगे। पैसे कमाएंगे यहाँ, लेकिन शिकायत करना तो अमेरिका जाओ, किसके पास कुछ पता नहीं है। तो हमने सिर्फ उनसे एक बात कही है कि आप एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर बनाइए, शिकायतकर्ता ऑफिसर, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल नोन होना चाहिए पब्लिक में। एक सरकार से नोडल कांटेक्ट का ऑफिसर बनाइए। भारत में व्यापार करें, खूब पैसे कमाएं, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने यह भी साफ कर दिया कि किसी की भी निजता का हनन नए कानून से नहीं होगा और न ही निजता को नए कानून से किसी तरह का खतरा है। जांच सिर्फ आपराधिक मामलों में ही की जाएगी। एक और विवाद में घिर गया ट्विटर। बाल आयोग ने दिल्ली पुलिस से यौन शोषण के एक मामले में ट्विटर पर FIR करने को कहा है। ट्विटर पर जानकारी न देने का आरोप लगाया है। टूल किट और सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर विवादों में घिरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब एक और आपराधिक केस का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल यौन शोषण से जुड़े हुए कुछ लिंक्स के सिलसिले में ट्विटर से जवाब मांगा था। आरोप है कि जिससे ट्विटर ने इनकार कर दिया, जिसके बाद आयोग ने दिल्ली पुलिस से ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। आयोग ने ये ऑब्जर्व किया कि ट्विटर ने आयोग की जांच के दौरान उसको झूठी जानकारी दी, पॉक्सो एक्ट की धारा 11, धारा 15, धारा 19 का उल्लंघन किया, IPC की धारा 199 का उल्लंघन किया। इसलिए हमने दिल्ली पुलिस को ये मामला अग्रेषित किया है और दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक FIR दर्ज करके
आयोग को इसकी सूचना देने के लिए कहा है। बाल आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजी गई अपनी शिकायत में कहा है कि ट्विटर पर बाल यौन शोषण से जुड़े हुए कुछ लिंक मिले हैं। इतना ही नहीं, डार्क वेब पर क्रिएट किए गए कुछ लिंक भी ट्विटर पर मौजूद हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार को बड़ी राहत। परियोजना पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका को गैर जरूरी बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही साथ याचिका दायर करने वाले पर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सेंट्रल विस्टा देश के लिए जरूरी है। इसके जिस हिस्से का अभी निर्माण हो रहा है उसे नवंबर तक पूरा किया जाना है। गौरतलब है कि याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में भी सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रोका जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि सीमित मजदूरों को परियोजना के निर्माण स्थल पर ही रखते हुए उनसे काम करवाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके तहत नए संसद भवन, नए केंद्रीय सचिवालय समेत कई नई सरकारी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। वसूली कांड में उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री अनिल परब की मुश्किल बढ़ी। अनिल परब की परिवहन विभाग के अधिकारी ने पुलिस के सामने बयान दिया। नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन में निलंबित आरटीओ इंस्पेक्टर गजेंद्र पाटिल ने परिवहन मंत्री अनिल परब और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकणे समेत 5 अधिकारियों के खिलाफ करोड़ों रुपए की वसूली के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। गजेंद्र पाटिल ने पुलिस स्टेशन में जो शिकायत दर्ज कराई है उसके मुताबिक अनिल परब के इशारे पर ट्रांसफर पोस्टिंग में 250 से 300 करोड़ रुपए वसूल किए गए। इस पर हमारी नज़र है। हम पुलिस की जांच पर नज़र रखते हुए उचित समय पर इसमें इंटरवीन करेंगे और अगर जहां ध्यान में आता है कि पुलिस उनको दबा रही है, इस केस को दबा रही है, तो ऐसे समय निश्चित रूप से हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अनिल परब पर कोई आरोप लगे हो। इससे पहले मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाजे भी एक पत्र के जरिए पैसे का दबाव डालने की बात जो है वो कह चुके हैं। हजारों करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेहुल के वकीलों का दावा है कि उसके साथ की गई मारपीट में उसे बहुत सी चोट आई है। चेहरे पर आंख के पास चोट का निशान, कलाई पर भी चोट लगने के बाद होने वाला नीला निशान। इन्हीं सब तस्वीरों के आधार पर मेहुल चौकसी के वकील का दावा है कि दरअसल चौकसी के साथ डोमिनिका में मारपीट की गई। मेहुल चौकसी को यहाँ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि भारत से भागकर मेहुल चौकसी एंटीगुआ बारबुडा में रह रहा था। कुछ दिन पहले वो अचानक लापता हुआ और बाद में डोमिनिका में उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही इस पूरे मामले में हलचल तेज है। मेहुल चौकसी जी उस दिन पहुंचे वहाँ पर, तो उन्होंने 1 मिनट के लिए उन्हें कहा कि आप यहाँ आइए। वहाँ पे जब उनके घर के बाहर वो पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारी लोग ऑलरेडी थे। उन्होंने उनको इमीडिएटली अबडक्ट किया, वहाँ से याच पे डाला और उनको डोमिनिका ले गए और रास्ते में उनको काफ़ी टॉर्चर किया गया और काफ़ी इलेक्ट्रिकल शॉक्स भी दिए गए। मेहुल चौकसी के वकीलों का कहना है कि उसका दरअसल अपहरण किया गया और उसके बाद उसे डोमिनिका लाया गया। हालांकि एंटीगुआ बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि दरअसल मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने देश से बाहर गया था, लेकिन उसका डोमिनिका जाना उसकी भूल साबित होगा। बहरहाल भारत ने अब मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए कवायदें तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की साजिश नाकाम, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों को डिफ्यूज किया। धमाके की ऐसी गूंज कि पूरा इलाका थर्रा उठा। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है। पुलवामा जिले में मिलिटेंट ने साजिश रची थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने मिलिटेंट्स के मंसूबे नाकाम कर दिए। वीडियो पुलवामा के पंजगाम का है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि रेलवे रोड इलाके में सड़क किनारे विस्फोटक है। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंची और बम को कब्जे में ले लिया। 10 लीटर के बड़े बैरल में विस्फोटक रखा गया था। इसके बाद पास के ही सेब के बगीचे में ले जाकर इसे डिफ्यूज किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अगर मिलिटेंट अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो फिर बड़ा नुकसान हो सकता था। एलओसी पर शांति के बीच अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। वायरल वीडियो से हुआ खुलासा, एलओसी से सटे पीओके की बस्तियों में बंकर और कैंप बना रही है पाकिस्तानी सेना।
वायरल वीडियो में पीओके का एक नागरिक बता रहा है कि कैसे घर के पास पाकिस्तानी सेना बंकर और कैंप बनाने में जुटी है। 2 मिनट से ज्यादा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें एक शख्स बता रहा है कि उसके भाई की जमीन पर पाकिस्तानी सेना ने 4 टेंट गाड़ दिए हैं। टेंट के अंदर का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर में टीवी डिश और वॉश बेसिन साफ नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट के तोलीपीर का है, जो कि LOC से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तानी सेना फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत ही रिहायशी इलाकों में बंकर और कैंप बनाए जा रहे हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में अगर भारतीय सेना कार्रवाई करे तो फिर पाकिस्तान के स्थानीय नागरिक ही हताहत हों और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। लेकिन इस वायरल वीडियो से पाकिस्तानी सेना की पोल खुल गई है। पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान की मीडिया ने ही दी खुलेआम धमकी। पाकिस्तानी फौज पर एक पत्रकार को पीटने का आरोप है, जिसके बाद ही पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर्स को बेनकाब करने की बात कही है। बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी। पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों में से एक हामिद मीर का ये गुस्सा इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि उनके बगल में खड़े एक पत्रकार की फौज ने पिटाई कर दी है। पिटाई से पत्रकार का हाथ टूट गया है। हामिद मीर ने धमकी दी है कि अगर फौज ने किसी पत्रकार को अगछुआ तो फिर वो सेना की करतूतों को सार्वजनिक कर देंगे। हामिद मीर जिस गोली का जिक्र कर रहे हैं वो गोली पिछले दिनों पाकिस्तान के ISI चीफ फैज हामिद के घर में चली थी। इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ के घर पर कॉलगर्ल को देखकर उनकी पत्नी ने ही आग बबूला होकर गोलियां चला दी थी। हालांकि इस बात की सही पुष्टि नहीं हो पाई है। पालघर के समुद्री किनारे पर फंसे बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर पर तेल का रिसाव हो रहा है या नहीं, इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का चेतक हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहा है। ये आप देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का चेतक हेलीकॉप्टर, जिसे एंजल्स ऑफ स्काईज भी कहते हैं, वो लगातार समुद्री किनारों पर और इस बार्ज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, यह देखने के लिए कि क्या किसी प्रकार का तेल रिसाव हो रहा है या नहीं। पहले इस चेतक हेलीकॉप्टर ने इस बार्ज के 360 डिग्री का चक्कर लगाया और देखा कि क्या किसी प्रकार का तेल रिसाव हो रहा है, और उसके बाद अब देखिए समुद्री किनारों का मुआयना कर रहा है कि क्या समुद्री किनारों पर बहता हुआ तेल तो नज़र नहीं आ रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो जानकारी दी है, उन्होंने अपने मुआयना में पाया कि किसी भी प्रकार का टैंक लीकेज अब तक नहीं पाया गया है। साथ ही साथ समुद्र के किनारों पर अभी तक तेल का रिसाव नज़र नहीं आया है, लेकिन आम मछुआरों की माने तो उन्हें ज़रूर समुद्र के किनारे तेल का रिसाव देखने को मिला है। पर कुल मिलाकर प्रयास यही है कि जो इस जहाज़ पर 80,000 लीटर तेल है, डीजल है, उसे सुरक्षित निकाल लिया जाए, ताकि वो रिसाव होने से, पानी में मिलने से बचाया जा सके, ताकि समुद्री जीवों और मछुआरों की आजीविका पर कोई फर्क ना पड़े। सीधे फील्ड से 3 दिन बाद केरल पहुंच सकता है मॉनसून। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून के बादल 3 जून को दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में पहुंचेंगे। इस बार धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है मानसून। जिस रफ्तार से मानसून चल रहा है, उस हिसाब से अगले 2 दिन में दक्षिण भारत में मानसून बदल जाएगा। केरल समेत दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में 2 और 3 जून को भारी बारिश हो सकती है। आमतौर पर मानसून 1 जून को आता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून सामान्य रहने वाला है। अभी मानसून के लिए दिल्ली को 2 से 3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना काल में चीन ने किया अहम फैसला। चीनी सरकार ने अब नागरिकों को तीसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत देने का निर्णय किया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक कमेटी की बैठक में सोमवार को यह बड़ा फैसला लिया गया। चीन ने अपने फैमिली प्लानिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की है और दंपतियों को तीसरे बच्चे की अनुमति दे दी गई है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस बात की जानकारी दी है। बताया गया है कि चीन में आबादी का ढांचा सुधारने के मकसद से ऐसा फैसला लिया गया है। चीन में बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। चीन में कई सालों तक परिवार नियोजन और जनसंख्या प्रबंधन के लिए 1 बच्चे की नीति रही। कुछ समय पहले इसमें बदलाव करके 2 बच्चों की इजाजत दी गई और अब सरकार ने तीसरे बच्चे की अनुमति देने का निर्णय किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।